जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कोरोना काल में गरीबों की सेवा में जुटे रहे। हमारे साथ जुड़ेंगे महादेव हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी और स्पर्श हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका दोनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। और सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर महादेव हॉस्पिटल के डायरेक्टर तिवारी जी से। तिवारी जी, बड़ी मुश्किलें हैं इस दौर में और कोरोना के इस दौर में मुश्किलों को आसान करने के लिए लोगों ने मदद की है, आप भी उनमें से एक हैं। तो कैसे आपने शुरुआत की लोगों की मदद करने की और कैसा रहा आपका कोरोना काल का ये सफर? देखिए, डॉक्टर होने के नाते आप जनता की सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मेडिकल फील्ड से जुड़ी एक त्रासदी है, एक महामारी है वैश्विक स्तर पर। तो हमने शुरुआत में ही अपने हॉस्पिटल के लगभग 100% बेड कोविड के लिए डेडिकेटेड कर दिए थे और लास्ट वेव से सीख लेते हुए इस बार हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन में थे। पिछले बार जो हमारे पास 60 बेड ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ थे, इस बार हमने उसको एक्सपैंड करके 100 बेड पे हमने कर लिया था जी। इवन मशीन्स के जो लोड आ सकते थे उसको देखते हुए हमने हॉस्पिटल का ट्रांसफार्मर भी चेंज कराया, अपने ऑक्सीजन पैनल्स अपग्रेड किए, ऑक्सीजन सप्लाई को सुदृढ़ किया। स्टाफ की ट्रेनिंग पे हमने जो बीच का पीरियड था उस पे हमने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी स्टाफ का हमने कोविड के हिसाब से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी और ये सारी चीज़ें फाइनली पे किए। इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर तरफ चीज़ों की शॉर्टेज थी, लॉकडाउन भी था, कहीं मेडिसिन की शॉर्टेज हो सकती थी, कहीं ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती थी, पीपी किट की शॉर्टेज हो सकती थी, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब 4.5 लाख केसेस कंट्री में जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें पूरे देश में रिक्वायर्ड थी। हमको हमारे पेशेंट्स के लिए इन सारी चीज़ों को की सप्लाई को मेंटेन करना था, मैन पावर की सप्लाई को मेंटेन करना था, क्योंकि बहुत से स्टाफ भी इस दौरान इन्फेक्ट हो रहे थे। तो लगभग स्टाफ का भी जो पूलिंग था, हम कम से कम रिक्वायरमेंट जो थी उससे 1.25 to 1.5% के आसपास हम उसको मेंटेन करके चल रहे थे कि अगर हमारा स्टाफ फॉल होता है, सिक होता है, तो उसको हम मेंटेन कर सकें। फूड चेन को सप्लाई, जो फूड की सप्लाई है, क्योंकि आपको कोविड में पेशेंट को खाना पीना सब कुछ हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जी। तो वो सारी चीज़ें हम मेंटेन कर रहे थे। इसके साथ साथ बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते थे, जो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोविड की मेडिसिन और जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई। बिल्कुल। तो उनकी भी मदद करने के लिए बहुत सी योजनाओं के थ्रू उनकी मदद की, और जहाँ पे उनके पास योजनाएं नहीं थी वहाँ पे अस्पताल ने खुद आगे बढ़कर उनकी आर्थिक स्तर पर मदद की। बिल्कुल, और यही एक मौका भी होता है और लोगों की पहचान भी होती है, जिसमें डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी आपने लोगों की मदद भी की है। स्पर्श हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा जी से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, इतना आसान नहीं था, लोगों का विश्वास होता है हॉस्पिटल पहुंचकर वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई बार उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बीमारी ये कोरोना ऐसी थी कि इलाज कई बार किया गया, पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी रहे जिन्हें हम बचा नहीं सके। तो उससे आगे बढ़कर लेकिन हमारी कोशिश यही रही कि हम लोगों की मदद करें। आपका कैसा रहा ये सफर कोरोना काल का? पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर, कितना अंतर आपने महसूस किया? विवेक जी, बहुत अंतर था। पहली लहर मैं समझता हूँ अगस्त एंड 2020 में स्टार्ट हुआ था और उस समय हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ट्रीट करना पड़ेगा ऐसा अंदाज़ा हमको नहीं था। लेकिन जब वेव आई और मुझे कब खुद को कोविड हुआ और मुझे किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, तब रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली बीमारी और बहुत से लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों के माइंडसेट को तैयार करना, स्टाफ के और डॉक्टर्स को, क्योंकि उस समय वैक्सीन भी नहीं था, बीमारी बहुत खतरनाक है, सबको पता है। तो लोगों को मोटिवेट करना एक बड़ा चैलेंज था। उस मोटिवेशन के संग हमें नॉन कोविड को भी साथ में ट्रीट करना, वो भी एक बड़ा चैलेंज था। नॉन कोविड सेक्शन को अलग करना, एक हॉस्पिटल के अंदर एक पैरेलल दूसरा सिस्टम क्रिएट करना, वो एक चैलेंज था, वो हमने किया। लेकिन फर्स्ट वेव में सुकून की बात ये थी कि ये बीमारी उतनी भयानक रूप में नहीं थी, मोर्टेलिटीज़ कम थी, मौतें कम थी और ज़्यादातर लोग स्वस्थ होकर जा रहे थे।
तो ये अनुभव तो हमारा काफ़ी हद तक संतुष्टि भरा रहा। तब उस समय इतनी क्राइसिस भी नहीं थी दवाइयों की या ऑक्सीजन की या मैन पावर की। तो वो वेव तो हमने काफ़ी बेहतर तरीके से महसूस किया, संतुष्टि महसूस करी। और लगभग शायद ऐसा लगने लगा था वैक्सीन आने के बाद कि हम लोग कोविड से जीत गए हैं, अब शायद कोविड नहीं आएगा, लेकिन वो हमारी गलती थी। क्योंकि जिस तरह से सेकंड वेव आया वो और भी भयानक रूप में आया, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई जब हम बहुत से लोगों को बेड नहीं दे पाए। बहुत दुखद महसूस होता था कि हम लोगों की विनती करने पर भी उन्हें बेड नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बहुत ही ख़राब समय था हमारे लिए, लेकिन हम उससे भी लड़ते रहे। लगभग 90% अस्पताल को कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया, कोविड हॉस्पिटल में। दूसरी वे में जो हमारे लिए जो चीज़ निराशाजनक थी वो थी बीमारी का भयानक स्वरूप में आना। बिल्कुल। और सर आपकी बात पूरी सुनेंगे, थोड़ी सी आवाज में परेशानी उसको दूर करते हैं, कनेक्टिविटी सुधारते हैं। डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, अब सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अपनी टीम को संभाले रखना एक बड़ी बात थी और आप डायरेक्टर हैं महादेव हॉस्पिटल के, तो एक डायरेक्टर होने के नाते आपको कैसा महसूस हुआ कि कैसे अपनी टीम को बचा कर रखें कोरोना से, कैसे उसको संभाल कर रखें, क्योंकि डर तो हर किसी में होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या आम इंसान हो। देखिए, आईसीएमआर ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की थी कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके केयर कैसे की जानी है। तो एक तरह से हॉस्पिटल को हमने 100% कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट कर लिया था। तो नॉर्मल ओपीडीज और इन सब चीज़ों का कोई सवाल नहीं था। जिस जगह पे पेशेंट्स थे उस जगह पे तो कोविड के प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे थे, लेकिन हमने सोशल लेवल पे हमारा इंटरेक्शन हमने ज़ीरो कर दिया था। हम यहीं हॉस्पिटल में ही रहते थे और घर पे भी नहीं जा रहे थे। स्टाफ के रहने के लिए हमने सेपरेट व्यवस्था की हुई थी। स्टाफ को हम आइसोलेशन में रखते थे, उनका प्रॉपर जो क्वारंटाइन पीरियड होता है आफ्टर ड्यूटी वो ध्यान रखा जाता था। स्टाफ एग्जॉस्ट ना हो इस चीज़ के लिए भी ड्यूटी आवर्स को रखा जाता था। जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच का जो पीरियड था उसमें काफ़ी सारे स्टाफ हमारे वैक्सीनेट हो गए थे, जो कि एक पॉजिटिव हमारे लिए रहा, जिससे कुछ स्टाफ बाद में इन्फेक्ट भी हुए तो उनमें सीवियरिटी ऑफ इलनेस काफ़ी कम मिली। तो प्रशासन की तरफ से भी जो अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई वैक्सीनेशन में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, वो काफ़ी मददगार रहा इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और कोई भी काम एक टीम एफर्ट से होता है। बीइंग अ टीम लीडर ये नहीं होता कि सारा क्रेडिट हमारा है। हमारे को सारी एक टीम बना के और उसको इस तरह से करना पड़ता है कि आपस में एक समन्वय बना रहे सारी टीम्स के बीच पे, कि जो आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ है वो, जो ऑफिस डेस्क पे बैठा हुआ स्टाफ हो, जो टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं वो, इवन जो कैंटीन में काम करने वाला स्टाफ है जिसको खाना सप्लाई करना है, 100 मरीजों को खाना सप्लाई करना, और वो भी एक सर्कल में, क्योंकि आप ऐसे ही आईसीयू में एंटर नहीं कर सकते जी। डिस्पोजेबल्स यूज करने हैं आपको, क्योंकि वो सब डिस्कार्ड होना है। तो बहुत सारी चीजें थी। बायोमेडिकल वेस्ट भी टाइम पे हॉस्पिटल से निकल जाए और सही तरीके से निकले। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सारी चीजें तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊं और याद भी नहीं रहती। पर एक टीम का जब सामूहिक एफर्ट होता है तभी आपको विक्ट्री मिलती है। बिल्कुल। सभी की जान तो नहीं बचाई जा सकती, किसी भी बीमारी में नहीं बचाई जा सकती। डॉक्टर का काम मृत्यु को टालना ही होता है और ज्यादातर केसेस में हम इस चीज पे सफल हुए। इवन इस कोविड टाइम में हॉस्पिटल को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर्स वगैरह भी बढ़ाने पड़े। इसके लिए हमको दूसरे हॉस्पिटल से भी सहयोग मिला, जो कि नॉन कोविड हॉस्पिटल्स थे। उन्होंने भी अपने वेंटिलेटर्स हमको डोनेट किए और काफी हेल्प की जी। तो सब तरफ से सहयोग रहा और तभी हम ये काम कर पाए। बिल्कुल। टीम यही कहती है कि टीम का मतलब ही है कि एकजुट होकर काम करना, किसी भी टास्क को पूरा करना। लेकिन डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, हमने देखा कि अप्रैल के लास्ट तक और मई की शुरुआत में, मिड अप्रैल में बड़ी स्थिति खराब रही। बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे क्योंकि स्थिति उनके लिए भी खराब हो रही थी। लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा था। तब ऐसे में चुनौतियां भी कई सारी सामने आई होंगी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। तो लेकिन उसको लेकर कभी परेशानी, कोई जिक्र आपने अगर करना चाहें तो कैसे आप हैंडल करते थे उसको, क्योंकि इतना आसान नहीं था, बी अ डायरेक्टर, बी अ डॉक्टर। देखिए, हर चीज आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी लिमिटेशन समझनी होगी। अगर आप अपनी लिमिटेशंस को समझेंगे तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये सामूहिक एफर्ट था। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ महादेव हॉस्पिटल का ही इसमें सामूहिक एफर्ट था। इनफैक्ट पूरा बिलासपुर जिले का प्रशासन, यहाँ के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं,
समाज सेवी संस्थाएं हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, सब ने मिलके काम किया है। अगर किसी क्रिटिकल पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है तो मैं अपने कलीग से बात करके उसके हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराने की कोशिश करता था। अगर वो नहीं हो पाता था तो हमारे यहाँ नोडल अधिकारी अपॉइंटेड थे, हम उनसे बात करते थे कि इस पेशेंट को मूव करना है, या कभी नोडल अधिकारी के पास कोई पेशेंट आ जाए जो काफी सिक है, जिसको रिक्वायरमेंट है, तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करते थे। तो जो एक सिस्टम बना हुआ था सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने का, वो बहुत इफेक्टिव सिस्टम था, और जिसके कारण लगभग हर मरीज को शहर के अंदर बेड मिल पाया। इट्स नॉट अबाउट महादेव हॉस्पिटल ओनली, इट्स अबाउट अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द, बिल्कुल, वो टीम स्पिरिट के द्वारा ही ये सब संभव हो पाता है, क्योंकि अगर इतना पैंडेमिक अगर आता है हमारे सामने तो बगैर मिलजुल कर काम किए बिना इसका सामना हो नहीं पाता है। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, अब सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्पर्श हॉस्पिटल के, और मैनेजिंग डायरेक्टर का काम ही होता है चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ों को संभालना, तो चुनौतियां कई सारी रही होंगी। कैसे आप अपने स्टाफ को, कैसे आप पेशेंट्स को, कैसे आप बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों को मैनेज करते थे? जी, बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ एक पूरी टीम है, मैनेजमेंट लेवल पे भी, टॉप डायरेक्टर लेवल पे भी और सेकंड लेवल पे भी। तो हमने अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी थी। जिम्मेदारियां रखने से ये हुआ कि हमने एक टीम को जिम्मेदारी दी कि अब ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यूअस मेंटेन करेंगे। तो हमारे जो 6 बंदे थे, 6 स्टाफ जो थे, वो पूरे समय ऑक्सीजन फैक्ट्री में ही रहते थे 24 आवर्स, और वहाँ से सप्लाई को सुनिश्चित करते थे। ड्रग्स का तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से चैनलाइज किया था कि हॉस्पिटल्स को सप्लाई करना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई करना है, तो वो चीज़ भी अच्छी तरह से मैनेज हुई। हॉस्पिटल एडमिशन भी हम बहुत ही प्लान तरीके से करते थे। किसी भी पेशेंट को हम फ़ोन करके ही बुलाते थे। हम ये कहते थे कि आप सीधे आके मत बैठ जाइए हॉस्पिटल में, क्योंकि आपको बहुत समय तक वेट करना पड़ सकता है। उससे अच्छा है कि आप घर पे अभी रहें। और जैसे ही हम फ़ोन कॉल करते थे 1-2 घंटे के अंदर बेड खाली होने पे पेशेंट आ जाया करते थे। तो मैंने एडमिशन इस तरह से बहुत स्मूथ रहे। डिस्चार्जेस भी हम बहुत स्मूथ तरीके से एक दिन पहले प्लान करके और फिर पेशेंट्स को इन्फॉर्म करके नेक्स्ट डे एक प्री डिस्चार्ज एरिया बनाया हुआ था, वहाँ पेशेंट को शिफ्ट करते थे ताकि दूसरे पेशेंट्स को एडमिशन तुरंत मिल जाए। स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए मैं और मेरे साथी डॉक्टर संजय गोयल ने, हम लोगों ने ऑलमोस्ट एवरी डे कोविड का कंप्लीट राउंड लिया। स्टाफ को हमने मोटिवेट किया, स्टाफ की मीटिंग बुला के उन्हें अप्रिशिएट किया और स्टाफ का मोटिवेशन बनाए रखा। परचेज डिपार्टमेंट से कंटिन्यूअस कांटेक्ट रहता था कि कोई दवाइयाँ शॉर्ट ना हो, किसी प्रकार के मेडिकेशन शॉर्ट ना हो, और पेशेंट्स की स्टेटस को पेशेंट्स के रिलेटिव को बताने के लिए डॉक्टर्स की काउंसलिंग जो है वो हमारे यहाँ फ़ोन पे होती थी। काउंसलिंग डॉक्टर राउंड पे जाते थे और हर पेशेंट के सामने जाकर उनका स्टेटस देखकर बात करते थे, पेशेंट से भी बात करवाते थे। इसके अलावा राउंड द क्लॉक यदि कोई रिलेटिव्स वीडियो कॉल करना चाहें, अपने मरीज के बात करना चाहें, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था हमने कर रखी थी। इसके अलावा हम लोग हर एक जो क्रिटिकल पेशेंट है उसकी जानकारी स्वयं लेते थे। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमने डेवलप की थी, जिसमें एक चार्ट आता था सुबह शाम, जिसमें हर पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस की कंप्लीट डिटेल्स विथ लैब मॉनिटरिंग होती थी। उससे हम उनकी मॉनिटरिंग करते थे। उसमें हम इंटरवीन भी करते थे कि ये पेशेंट कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ स्पेशल ड्रग्स की, स्पेशल मेडिकेशन की है, किसी स्पेशल डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो इंटरवीन कीजिए। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर तिवारी ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड दैट वाज आल्सो अ चैलेंज। इसके अलावा जनरल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, उसे भी मैनेज करना एक चैलेंज था। लेकिन हमें नगर निगम की सहायता से हमें भरपूर सहयोग मिला नगर निगम का, और उनकी सहायता से हमने उसको वेस्ट को डिस्पोज किया। हमारी एक दूसरे की मदद से ये चीजें संभव हो पाती हैं। में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और इन सारी प्रॉब्लम्स का हल भी तभी निकलेगा जब हम मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, आप भी अपने अनुभव बता रहे हैं, और डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, आपने भी हमें अभी तक बताया कि किस तरह से आपने इस चैलेंजेस को फेस किया। लेकिन अभी एक चैलेंज और है तीसरी लहर का। और डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, आप पीडियाट्रिक भी हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, और तीसरी लहर में बच्चों को खतरा भी है। तो इसको लेकर क्या प्लानिंग अब आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा की जा रही है, हॉस्पिटल के द्वारा की जा रही है, आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, तीसरी वेव से भी फाइट पहली 2 वेव के जैसी होंगी। पहली तो कम्युनिटी लेवल पे होगी। होपफुली हम उसको कम्युनिटी लेवल पे ही मैनेज कर लें, अपने सिस्टम से हॉस्पिटल तक ना है, क्योंकि हॉस्पिटल तक जब फाइट आती है तो फिर स्थिति काफी खराब हो जाती है। कम्युनिटी लेवल पे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि
घर में जितने भी वयस्क सदस्य हैं वो सब वैक्सीनेट हो जाएं, और अगर वो वैक्सीनेट हो जाते हैं तो बच्चों के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना सकते हैं जिससे वायरस बच्चों तक नहीं पहुंच सके। आ, बच्चों पे भी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। अगर उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हो सकता है हम बहुत जल्दी बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएं। अगर ऐसा हो पाता है तो हम काफी हद तक थर्ड वेव को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। ये तो प्रिवेंशन की बात हुई। सेकंड इज कि इफ इन केस अगर हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति बनती है कि मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो अभी तक जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों में गंभीरता बहुत ज्यादा बीमारी की देखने को नहीं मिली है। फर्स्ट वेव में भी कोई बहुत ज्यादा पीडियाट्रिक एडमिशंस नहीं थे, सेकंड वेव में भी कोई पीडियाट्रिक एडमिशन नहीं था, और किसी भी तरह की कोई डेथ हमने पीडियाट्रिक पेशेंट्स में नहीं देखी। जो भी बच्चे भर्ती हुए 3-4 दिन 5 दिन में इम्प्रूव हो गए। तो अगर ट्रेंड यही रहता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर वायरस अपना नेचर या बिहेवियर चेंज करता है, उसकी सीवियरिटी बच्चों में बढ़ती है, तो यस वी आर रेडी फॉर दैट। हम अपने हॉस्पिटल को 50-50 पीडियाट्रिक और एडल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव अ गुड टीम ऑफ पीडियाट्रिशियंस। हमारे पास पीडियाट्रिक, इवन नियोनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स हैं। जैसा मैंने कहा, हमारे पास ऑलमोस्ट 100 बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन है। हम उसको 35 बेड्स पे और इंक्रीज करने के प्लान में है, ये जो हमको समय मिलेगा। कुछ पावर बैकअप के सिस्टम्स और कुछ अपग्रेडेशंस और भी हम इसमें करेंगे। मुझे लगता है कि थर्ड वेव इफ इट इज गोइंग टू बी फॉर द किड्स जैसा कहा जा रहा है, तो वो सेकेंड वेव जितनी सीवियर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही है इससे कई लोगों को राहत भी मिलेगी डॉक्टर तिवारी जी, क्योंकि लोग अभी भी इस डर में है कि ऐसा ना हो कि तीसरी लहर में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए। और हम लगातार डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या बन सकती है। हालांकि ये आपने ठीक कहा कि ये डिपेंड करता है कि वायरस का नेचर और बिहेवियर किस तरह का होगा। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, आपने कई सारे अच्छे काम किए, लोगों की मदद की, पूरी टीम स्पिरिट के साथ काम किया। आगे भविष्य को लेकर क्या योजना है आपके संस्था के द्वारा, आपके द्वारा क्या करेंगे आगे? भविष्य में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम ये मान के चलते हैं कि थर्ड वेव आएगी, क्योंकि हमें उसके लिए तैयार रहना है। और इस बार जो पॉपुलेशन अफेक्ट होने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग रहेंगे एडल्ट्स में, वो और जो बच्चे वो हैं। तो अगर बच्चों में ये चीज़ आती है तो पीडियाट्रिक आईसीयू को तैयार करना, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स को रेडी रखना, स्टाफ को, पीडियाट्रिक स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग देना, वो सब की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। हमारे संग बहुत अच्छे स्पेशल पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट भी काम करते हैं, और वो भी जो है हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा गवर्नमेंट स्टाफ को भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन आया था कि उनके स्टाफ को और उनके डॉक्टर्स को ट्रेनिंग किया जाए, तो हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर संदीप थूटे जी हैं, वो अभी उन्होंने 3-4 सेशंस लिए भी उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट सेटअप में भी पीडियाट्रिक मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सके। अडल्ट मैनेजमेंट में जो कमियाँ इस बार हमने महसूस करी थी कि सडनली जब वेव अपने पीक पर पहुंचती है तो बेड्स कम होने लगते हैं, तो हमें बेड्स की तैयारी इस बार पहले से ही रखनी पड़ेगी। और पीडियाट्रिक बेड्स को, पीडियाट्रिक आईसीयू को स्पेशली ज़्यादा बेड्स के साथ तैयार रखना पड़ेगा। और लगातार जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रहेंगे, उनकी भी स्टडी चल रही है कि क्या रहेगा, कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं, ये पैंडेमिक है, बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ समझ आती हैं। बिल्कुल, समय के साथ ही स्थिति साफ होती है। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि जब हम कोई भी जंग लड़ते हैं, अपनी टीम को उसके लिए तैयार करते हैं, खुद की संस्था और खुद को भी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। सरकार का कैसा साथ मिला आपको? जी, प्रश्न रिपीट करेंगे। गवर्नमेंट का आपका सपोर्ट कैसा रहा इस पूरे पैंडेमिक में? जी, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा विवेक जी। हमें सबसे बड़ी चीज़ तो हमें लगातार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से लगातार हमें मोटिवेशन मिला। बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ली है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ में, प्राइवेट हॉस्पिटल ओनर्स के साथ में, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो मोटिवेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हमें मिला। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई को भी उन्होंने बहुत इंश्योर किया। उन्होंने खुद, कलेक्टर साहब खुद बात करते थे हमारे, जब हम अपनी बात उन तक पहुंचाते थे तो कलेक्टर साहब खुद भी ऑक्सीजन प्लांट से बात करके इंश्योर करते थे कि हमें ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे। रेमडेसिविर की प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सिस्टम किया कि सारे जो
दवाइयों के स्टॉक जो आ रहे थे उन पर नज़र रखी और किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं उनके हिसाब से सप्लाई करना और फिर उनका डिटेल लेना कि आपने किस पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, उनकी खाली इंजेक्शन के वायल्स को रखना ताकि कोई किसी प्रकार की बेईमानी कोई ना कर सके। ये सब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और बाद में उन्होंने जो आयुष्मान योजना स्टार्ट कर दी कोविड के लिए, उसकी वजह से भी जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है आयुष्मान योजना के तहत। तो हमें भरपूर समर्थन मिला है प्रशासन का, और इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा तो हम आगे भी अपनी लड़ाई पूरे दमखम से चालू रखेंगे। बिल्कुल, और वो लड़ाई जब तक रहेगी चालू जब तक कि कोरोना खत्म नहीं हो जाता। डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, दुर्ग बिलासपुर में इस दूसरी लहर में ज्यादा मामले सामने आए, हजारों की संख्या में रोज मामले सामने आ रहे थे, तो उसको मैनेज तो किया गया, लेकिन अब आगे इस तरह की स्थिति ना बने तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे सरकार को या लोगों को? देखिए, सरकार अपना पार्ट प्ले कर रही है, सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। अब जिम्मेदारी लोगों पे ही है, खुद को सुरक्षित रखना एक व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है। अगर मुझे मास्क लगाना है पब्लिक प्लेसेस पे तो मुझे मास्क लगाना है, मुझे डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मुझे अगर सैनिटाइजेशन फॉलो करना है तो सैनिटाइजेशन फॉलो करना है। और इसके साथ चौथी चीज जो जुड़ जाती है वो वैक्सीनेशन, मुझे वैक्सीनेट भी होना है, क्योंकि वैक्सीनेट मुझे इन्फेक्शन से बचाए ना बचाए मुझे गंभीर बीमारी से जरूर बचा रहा है। तो ये चार चीजें, यही बेसिक है। अब इस बेसिक चीज को अभी तक पब्लिक उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाई है अपने बिहेवियर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने पहले भी कहा है कि जो भी लड़ाई कम्युनिटी लेवल पे लड़ी जाएगी उसमें हमारे जीतने की संभावना ज्यादा है। जब हम हारने लगते हैं तो लड़ाई हॉस्पिटल लेवल पे आती है। तो लड़ाई को हॉस्पिटल लेवल पे तक ना लाने देने का एक ही तरीका है कि आप अपनी सुरक्षा लेके चलें। आपको अपने बिहेवियर में रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये बिहेवियर 1 साल 2 साल के नहीं, आपको 4-5 साल तक इसको अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको लाइफ का एक पार्ट बनाना होगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, और आप लोगों का जो काम है उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप जैसे डायरेक्टर, आप जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने अपने संस्था को संभाला, अपनी टीम को संभाला, टीम स्पिरिट से काम करवाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम आपको सलाम करते हैं और इसलिए हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, आपको सम्मानित करते हैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, क्योंकि आपका कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकता, लेकिन हम आपका सम्मान करके दूसरों लोगों की उनकी प्रेरणा बन सकते हैं। आप डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव हॉस्पिटल बिलासपुर, मेडिकल के क्षेत्र में इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और अब हम सम्मान देंगे, आपको बता दें मैनेजिंग डायरेक्टर स्पर्श हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आपने भी बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर दीपक वर्मा जी। आपने जो लोगों को मदद दी है, आपने जिस तरह से अपने संस्था को संभाला है, बहुत अच्छा काम किया है। हम आपको बधाई देते हैं, आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर दीपक वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, डॉक्टर दीपक वर्मा जी।